Hello students, today in this lecture we will discuss the binomial theorem of the 11th class. तो बेटा binomial theorem में क्या है कि binomial theorem हमारे बीच आई, मतलब क्यों आई और इसको क्यों लाया गया, सबसे पहले ये डिस्कशन करते हैं। देखिए 10th क्लास 9th क्लास और उससे छोटी क्लासेज में आपने a प्लस बी की पावर स्क्वायर क्यूब ये सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, पढ़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी रेज टू द पावर 0, आप जानते हैं कि आंसर 1 होता है, ठीक है ना। a प्लस बी की पावर 1 कर दिया जाए तब भी आप इसका आंसर बता दोगे। पावर इसकी 2 कर दिया जाए, पावर 3 कर दिया जाए, यहाँ तक तो फॉर्मूले आपको याद होते हैं। फॉर्मूले यहाँ तक याद होते हैं कि चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लिया, a प्लस बी का होल क्यूब कर लिया। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि a प्लस बी की पावर 15, बताओ इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये टिपिकल हो जाएगा। मतलब a प्लस बी की पावर 15 क्या 100 और कोई भी पावर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जब बड़ी पावर आती है तो उसका हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं होता है। हम क्या करते हैं, इससे इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन को ज़्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए लाई गई बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम इसलिए आई कि इसकी जो पावर होती है, अगर ज़्यादा पावर है, बड़ी पावर है, तो उसको हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते, हमारे पास कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मैक्सिमम पावर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम आई, ठीक है ना। अब बाइनोमियल थ्योरम तो आ गई, तो इस बाइनोमियल थ्योरम से हमारे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी कि किसी का कोफिशिएंट फाइंड करना है, कोई टर्म फाइंड करना है हमें, तो ये बहुत आसान हो गया बाइनोमियल थ्योरम से। वैसे तो आप जानते ही हो बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म का सम, या तो प्लस कर दें या माइनस कर दें। मतलब अगर हम 2 टर्म्स को प्लस माइनस से जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, बाइनोमियल। एक टर्म होता है मोनोमियल, उसको बोलते हैं। 2 टर्म्स के एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल बोलते हैं। 3 टर्म्स के एक्सप्रेशन को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो इस तरीके से हम आगे बोलते जाते हैं, ठीक है ना। जैसे 5 टर्म्स का है तो बोल देते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, ठीक है ना। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम को समझने के लिए हम थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि a प्लस एक्स की पावर 0, a प्लस एक्स की पावर 1, a प्लस एक्स की पावर 2, a प्लस एक्स की पावर 3, a प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है ना। ये क्या इंडेक्स, इंडेक्स बोलते हैं बेटा, जो पावर होती है ना उसको बोलते हैं इंडेक्स। क्या इंडेक्स है, तो अभी हम जो बाइनोमियल थ्योरम स्टडी करेंगे तो जो पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम स्टडी करेंगे कि जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। वैसे तो बाइनोमियल थ्योरम एनी इंटीजर पर काम करती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है ना। एनी इंडेक्स पे काम करती है, कोई भी इंडेक्स हो सकती है, ठीक है ना। इवन रेशनल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बेटा आप ये देखो कि a प्लस एक्स की पावर 0, आपको आंसर पता है इसका, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। a प्लस एक्स की पावर 1, a प्लस एक्स की पावर 1, आंसर a प्लस एक्स ही होता है, ठीक है।
ए प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ए प्लस एक्स का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस, देखो कोई भी टर्म ले सकते हो आप, ए प्लस बी ले सकते हो, मैंने तो ए प्लस एक्स ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ए प्लस बी कर लो, एक्स प्लस वाई कर लो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तो दो टर्म ले लिए, डिफरेंट ए है एक एक्स है, दो टर्म है ये, ठीक है ना। अब ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? इसका फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, यहाँ से फॉर्मूला खोलेंगे ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर एक्स प्लस 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये हो गया। ऐसे आप इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो टाइम लगेगा आपको। ए प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे, फिर ए प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे करके आप ओपन करेंगे इसको। लेकिन देखिए कैसे होगा ये, मैं इसको ओपन करता हूँ, ए की पावर 4 प्लस 4 ए रेज टू द पावर 3 एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, प्लस 6 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। तो भाई ये एक्सपेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे, a4 प्लस 4 ए क्यू एक्स प्लस 6 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए एक्स क्यूब प्लस एक्स 4। अब देखो ऐसे ही चलता जाएगा, यहाँ पे a प्लस एक्स की पावर 5 भी आएगा, फिर ऐसे करके चलता जाएगा, और a प्लस एक्स की पावर फिर लास्ट में मान लो कोई n भी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे? देखो सबसे पहली बात तो हमने ये ऑब्जर्व की यहाँ पे कि नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है बेटा, क्या ऑब्जर्व किया हमने? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, इन a प्लस एक्स की पावर n। देखो अगर इंडेक्स हमारे पास 0 थी तो टर्म कितने आ रहे थे आंसर में? एक ही टर्म आ रहे। अगर इंडेक्स हमारे पास 1 है, इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 4 है, इंडेक्स 5 है, एंड सो ऑन, इंडेक्स n है। तो जब हमारे पास 0 इंडेक्स है 1 टर्म का एक्सपेंशन आ रहा है, 1 इंडेक्स है तो 2 टर्म का एक्सपेंशन आ रहा है। देख रहे हो कि 1 इंडेक्स है तो a प्लस एक्स 2 टर्म का एक्सप्रेशन है। अगर इंडेक्स 2 है तो देखो 3 टर्म्स का एक्सपेंशन है। 3 है इंडेक्स तो 4 टर्म का एक्सपेंशन है। अगर 4 पावर है तो देखो 5 टर्म का एक्सपेंशन है। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर a प्लस एक्स की पावर n है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? जैसे 4 में कितने हैं? 5 है, तो इंडेक्स से एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? तो अगर इसमें देखा जाए तो कितने होंगे? n प्लस 1 टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस n प्लस 1 टर्म्स। मतलब कहने का ये है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए x प्लस वाई की पावर 9900 पावर कर दी, a प्लस एक्स की पावर या x प्लस वाई की पावर 9900, तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो 9901, मतलब एक बढ़ाना है आपको, ठीक है ना। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपने ये देखा कि ये जो पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो देखो हर एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है कि जो पहला टर्म था हमारे पास a है पहला टर्म, x है दूसरा टर्म, तो a की पावर देखो 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो गई बेटा 2, 1 हो गई और ये 2 2 और ये 1 हो गई, ये हो गई।
तो आपने देखो क्या ऑब्जर्व किया कि जो पहला टर्म है हमारे पास उसकी पावर जो उसकी इंडेक्स है जैसे 1 है तो 1 से लेकर के घटना शुरू हो गई, मतलब डिक्रीज हो रही है। मतलब पहला टर्म है उसकी पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो ए स्क्वायर था, यहाँ देखिए यहाँ इसकी इंडेक्स 2 है तो ए की पावर 2 से शुरू हुई, ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर 0, क्योंकि इसमें तो ए की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, ए की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, उसको लिखा नहीं जाता, ठीक है ना। तो देखो जो पहला टर्म है उसकी पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब जो इंडेक्स होगी वहाँ से घटना शुरू होगी, पहले 2 आएगी, फिर पावर 1 आएगी, फिर उसकी पावर 0 हो जाएगी। और जो दूसरा टर्म है हमारे पास x, उसकी पावर धीरे धीरे 0 से लेकर के 2 तक बढ़ेगी, ठीक है ना। मतलब पहला जो टर्म है हमारे पास a की पावर 2 से 0 तक डिक्रीज होगी और दूसरा वाला टर्म है उसकी पावर 0 से 2 तक इंक्रीज होगी। देखो यहाँ से 0, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए a की पावर 0 और 3 से 0 तक डिक्रीज हो रही है, 3 आ गई, 2 आ गई, 1 आ गई, a की पावर 0 हो गई, तो 3 से 0 तक डिक्रीज हुई। x की पावर क्या हो रहा है, x की पावर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, 0 से 3 इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है 4 to 0 और ये इंक्रीज हो रही है 0 to 4। तो पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जो टर्म्स हैं हमारे पास उनकी पावर, पहले टर्म की पावर, ठीक है ना, जो पावर होती है हमारे पास, जो इंडेक्स है n से 0 तक घटती जाएगी a की पावर और x की पावर 0 से n तक बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। ठीक है बेटा, दो बातें हो गई। पावर ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम n to 0, ठीक है ना। मान लो कि इसकी पावर है तो n से 0 तक डिक्रीज होगी और पावर ऑफ x इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to n। x की पावर हमेशा 0 से n तक बढ़ेगी। मतलब पहला जो टर्म है उसकी पावर n से 0 तक डिक्रीज होगी और दूसरा जो टर्म है उसकी पावर 0 से n तक इंक्रीज होगी, ठीक है बेटा। ये तीसरी बात आपको समझ में आई होगी। पहली बात ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इंडेक्स होती है, जो हमारे पास इंडेक्स है, मान लो 3 है, तो a और x की पावर का जो सम होगा वो उसकी इंडेक्स के बराबर होगा, ठीक है ना। देखो 3, यहाँ x की पावर 0 है तो 0 + 3 कितना हो गया, 0 और 3 हो गया। तो इसलिए यहाँ 2 और 1 3, यहाँ 1 और 2 3, यहाँ 3, तो सबकी पावर, देखो हर टर्म में जो पावर का एडिशन है, ठीक है ना, वो हमारे पास इंडेक्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो 2, ये भी 2, ये भी 2, यहाँ 1, यहाँ 1, ठीक है ना। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, दोनों को ऐड करके 3 बनेगी। यहाँ पर इंडेक्स 4 है, इंडेक्स 4 है तो हर टर्म में इंडेक्स जो ना 4 के बराबर इनकी पावर होगी। देखो 4, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4 और ये भी 4, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। तीसरी बात ये हो गई कि सम ऑफ पावर्स ऑफ a and x इज इक्वल टू n। अगर n इंडेक्स है तो n इंडेक्स के लिए दोनों पावर का सम कितना होगा, n के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। चलिए ये बात हो गई हमारे पास। ये तो 3-4 बातें आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा होगा, ठीक है ना। पावर ऑफ a डिक्रीज होगी इंडेक्स से 0 तक, जो इंडेक्स है उससे 0 तक डिक्रीज होगी। x की पावर 0 से इंडेक्स तक इंक्रीज होगी और एवरी टर्म में, हर टर्म में a और x की पावर का सम इंडेक्स के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये इंडेक्स के इक्वल है, ठीक है बेटा। तो ये 4 बातें आपको यहाँ से अच्छी तरह से समझनी है। अब बात करते हैं बेटा कि इसके कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट का मतलब आप जानते होंगे कि a के साथ, जैसे a का कोफिशिएंट पूछूं मैं आपसे क्या है, तो a का कोफिशिएंट का मतलब a में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे x में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 का, तो x का कोफिशिएंट 1 है और a का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर देखो a² का कोफिशिएंट 1 है
ए एक्स का कोफिशिएंट 2 है और एक्स का कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ए और एक्स तो यहाँ तो वेरी कर सकता है, ए की जगह पे कुछ भी नंबर आ जाए, एक्स की जगह कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट तो सेम रहेंगे। तो यहाँ 1 है कोफिशिएंट, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। यहाँ पर देखो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 4 है, 6 है, 4 है, 1 है, ठीक है ना। तो देखो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मैं ऐसे 1 1 लिख दूँ। देखो ये 1 और ये भी 1। अब यहाँ पर क्या है 1 2 1। आप ये देखो ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है यहाँ पे 1 2 1 1 2 1। यहाँ पर क्या हो रहा है 1 3 3 1 1 3 3 1। कोफिशिएंट देख रहा हूँ मैं 1 3 3 1 1 3 3 1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1, ठीक है ना। तो ये देखो क्या चल रहा है कि ट्राइंगल जैसा बनता जा रहा है आगे, क्योंकि एक एक टर्म बढ़ेगा तो नीचे तो टर्म तो बढ़ते ही जाएंगे। तो ये देखो ट्राइंगल जैसा बनता जा रहा है, ये ट्राइंगल जैसा, यहाँ एन टर्म्स हो जाएंगे तो ये ट्राइंगल तो बन ही जाएगा यहाँ पर ऐसा, ठीक है ना, ये ट्राइंगल जैसा कुछ बन जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, तो ये जो वैल्यू आप ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, ये जो है ना, इनको क्या बोलते हैं हम, ये कोफिशिएंट हैं, इनको बोल रहे हैं हम कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है ना, ये इसको कोफिशिएंट है। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 4 6 4 1। अब देखो यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूँ ऐसे करके, ठीक है बेटा, यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूँ ऐसे, ठीक है ना। तो आपने ये देख रहे हो कि ये जो बिल्कुल बीच में जो लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन से ये दोनों साइड के जो नंबर है वो सिमेट्री बना रहे हैं। देखो 6 बीच में आ रहा है तो इधर 1 4 है तो इधर 4 1 है, या ये बीच में आ रहा है तो इधर 1 3 है तो इधर 3 1 है, ये 2 है तो इधर 1 है, इधर 1 है, ये 1 है 1 है, और ये 1 हमारे पास है ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पर कि ऑब्जर्व किया कि ये तो सिमेट्री बन रही है, मतलब यहाँ से पहले जो कोफिशिएंट है वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं, और जैसे ही मिड पे जाके मिड पे मैक्सिमम हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ये, इनमें 1 में 1 मैक्सिमम है, 1 और 1 में मैक्सिमम, देखो बीच का ही हो गया ये, तो बीच में तो कुछ है ही नहीं, एक इधर पहुंच गया एक इधर पहुंच गया। 1 2 1 में मैक्सिमम बीच वाला है, 1 3 3 1 में दोनों बीच वाले मैक्सिमम है, 1 4 6 4 1 में मैक्सिमम बीच वाला ही है। तो बड़ी वैल्यू तो सबसे बीच में ही आ रही है ना। मान लो कि किसी में इवन टर्म है तो 1 2 3 4 4 टर्म है, 4 टर्म में दोनों 2 आएंगे बीच के, तो बीच के दोनों आएंगे तो दोनों की वैल्यू सेम है और बड़ी भी है। ऐसे ही 1 4 6 4 1, इसमें 5 टर्म है, टोटल कितने टर्म है 5 टर्म, 5 टर्म एक ही मिड टर्म होगा, बीच वाला तो एक ही होगा, बीच वाला एक ही होगा, तो देखो सबसे बड़ा टर्म है बीच वाला, बीच का टर्म है वो सबसे बड़ा टर्म है, ठीक है ना। तो अब मेरे को ये बता सकते हो कि ये जो अगला वाला जो कोफिशिएंट a + x की पावर 5 के कोफिशिएंट आएंगे वो कैसे आएंगे, ठीक है, क्या होंगे। तो देखो ये तो 1 1 चल ही रहा है, ये तो 1 तो चलेगा ही चलेगा, ये तो ध्यान लिख दो आप कि ये तो 1 चलना ही चलना है, ठीक है, ये भी 1 तो चलेगा और ये लास्ट में भी 1 ही चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो ये 1 था तो इस 1 को मैं यहाँ ले गया, इस 1 को यहाँ ले गया, ये 1 तो ये 1 यहाँ आ गया और ये 1 यहाँ पहुँच गया, लेकिन इन दोनों का सम यहाँ आ गया। देखो 2 आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे 1 1 दोनों को ऐड किया तो 2 आ गया। अब ऐसे ही यहाँ हो गया, देखो 1 का 1 तो यहाँ आ गया, अब 1 और 2 को ऐड किया तो देखो 3 हो गया, फिर 2 और 1 को ऐड किया ये 3 हो गया, और ये 1 तो पहुँच ही गया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 तो ये 1 आ ही गया मेरे पास, अब देखो 1 और 3 को ऐड किया तो ये 4 हो गया, फिर 3 और 3 को ऐड किया ये 6 हो गया, फिर 3 और 1 को ऐड किया 4 हो गया, और ये 1 मेरे पास यहाँ पहुँच ही गया। अब बिल्कुल वही पैटर्न मैं यहाँ पर लगा दूंगा, तो देखो 1 तो 1 आ ही गया यहाँ पे, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5, क्योंकि 1 और 4 को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 5, 4 और 6 को ऐड करूँगा क्या हो जाएगा बेटा 10। अब यहाँ बीच में तो आएगा नहीं, बीच में आएगा नहीं, 6 और 4 को ऐड करने पर यहाँ वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी 10, और 4 और 1 को ऐड करने पर 5, और ये 1 तो 1 यहाँ आ ही जाएगा। तो देखो ये मेरे पास कोफिशिएंट आ गए, तो a + x की पावर 5 के कोफिशिएंट मेरे पास यहाँ पर आ गए।
1 5 10 10 5 1। देखो बीच में देखो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 6 में 2 मिड टर्म होते हैं, बीच के 2 ही मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा नहीं, तो देखो दोनों की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप मेरे को ये बता सकते हो a प्लस एक्स की पावर 6 के कितने आएंगे, 6 के आएंगे, देखो ये 1 है तो 1 तो यहाँ भी रहेगा। ठीक है, 1 और 5 मिलके क्या हो जाएगा 6, 5 और 10 मिलके कितना हो जाएगा 15। अब 10 और 10 मिलके देखो यहाँ बीच में आ जाएगा अब ये नंबर। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 20, फिर कितना हो जाएगा ये 15, फिर कितना हो जाएगा ये 6, और ये 1 का 1 आ ही जाएगा। तो ये है हमारे पास एक पैटर्न, जिस पैटर्न पर ये बाइनोमियल थ्योरम काम कर रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो कि जो कोफिशिएंट हमारे पास निकल के आ रहे हैं वो ऊपर से ही मेरे को मिलते जा रहे हैं। देखिए ना, अब मैं अगले वाले टर्म्स के भी कोफिशिएंट अपने आप खुद ही बता दूंगा। कैसे बता दोगे, मान लीजिए कि मेरे पास ये आ गया a प्लस एक्स की पावर 7, 7 आ गए तो 7 के कोफिशिएंट को कैसे लिखेंगे हम, देखो 1 तो यहाँ आ गया, 1 तो 1 आ गया, अब 1 आ गया तो 1 और 6 को ऐड कर लिया, कितना हो गया 7, 6 और इसको ऐड कर लिया, कितना हो गया 21। ठीक है ना, इसको ऐड कर दिया, कितना हो गया 35, इसको ऐड कर दिया, कितना हो गया 35, इसको ऐड कर दिया 21, इसको ऐड कर दिया 7, इसको 1 तो 1 ही आ गया। ठीक है ना, तो देखो मिड पॉइंट जो मिड में है 2 टर्म वो सबसे मैक्सिमम है, जिसमें एक बनना है वो मैक्सिमम है, जिसमें 2 टर्म बनना है उनकी वैल्यू सेम है। ठीक है ना, तो ये देखो इसको कहते हैं हम हमारे पास जो कोफिशिएंट आ रहा है वो कोफिशिएंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये कोफिशिएंट का तरीका है कि हम कैसे कोफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। कोई भी बाइनोमियल आपको एक्सपेंशन है और आपको वैल्यू उनके कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस तरीके से भी निकाल के देख सकते हो कि ये पैटर्न है हमारे पास निकालने का। लेकिन हर बार हम ऐसे काम नहीं करते, बाकी तो हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके कोफिशिएंट फाइंड करने के। लेकिन हम जो ना आपको बेसिक चीज़ें ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे हमें ये कोफिशिएंट मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सिमेट्री हो रही है, देखो यहाँ सिमेट्री भी है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना ना, यहाँ पर क्या हो रहा है सिमेट्री दिखाई दे रही है आपको, और नंबर्स की सिमेट्री यहाँ पर आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये सिमेट्री है, बीच में जो लाइन है वो सिमेट्री लाइन है, जैसे इधर मिल रहे हैं वैसे इधर मिल रहे हैं, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, ये जो कोफिशिएंट होते हैं वो कोफिशिएंट क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से पहले इंक्रीज करेंगे और उसके बाद फिर डिक्रीज करने लग जाएंगे। ठीक है ना, कि 1 7 21 35 आ गया तो बीच के फिर उसके बाद आप सीधे इनको उल्टा लिखना शुरू कर दो, 35 21 7 1, तो आपको अगले की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखिए जो बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है ना, ये कोफिशिएंट का आपने देख लिया कि कोफिशिएंट कैसे बन रहे हैं यहाँ पे। अब बेटा आपको क्या करना है, देखिए पास्कल ट्रायंगल होता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक पास्कल ट्रायंगल होता है। वो पास्कल ट्रायंगल कैसे काम करता है, ब्लेज पास्कल ने बनाया था। ठीक है ना, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल्स ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल की बात कर रहा था मैं बेटा, ये ट्रायंगल सा जो बन रहा है ये पास्कल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है पास्कल ट्रायंगल के नाम से, देखो ये मेरे पास क्या था 1 था ना यहाँ पे, तो बेटा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बता सकते हो 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ 1C0। ठीक है ना, तो 1C0 की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है ना, या फिर तो ये तो 1 ही हो गया, आप छोड़ दो इसको, क्योंकि इंडेक्स पे काम नहीं करना। नीचे जो हमारे पास NCR वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें n क्या होना चाहिए, n नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, n नॉट इक्वल टू 0, तो 0 पे तो काम ही नहीं करता। हमें पता है कि 0 पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब देखो ये जो वैल्यू हमारे पास ये वाली 1, ये कहाँ से आ रही है, ये किसकी वैल्यू है, देखो 1 इंडेक्स है यहाँ पर, तो 1C0 की वैल्यू है और ये 1C1 की वैल्यू है। देख रहे हो ना, 1C0 और 1C1। यहाँ पर देख रहे हो इंडेक्स क्या है, 2 है, तो ये 2C0 है, ये 2C1 है और ये 2C2 है। ठीक है ना, ये 1C0 ये 1C1, ये 2C0, 0 से शुरू होना है, ऊपर 2 है तो नीचे 0 से शुरू होना है, 0 1 2 जब तक जाएगा जब तक ये ऊपर के बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, ये इंडेक्स 3 है तो ये वैल्यू किसकी होगी हमारे पास 3C0,
ये वैल्यू किसकी हो गई 3C1, ये वैल्यू किसकी हो गई 3C2 और ये वैल्यू किसकी हो गई 3C3। ठीक है ना। ये वैल्यू किसकी हो गई बेटा 4C0। अब तो आपको पता चली गया होगा कि ये वैल्यू हमारे पास 4C0, देखो 4 इंडेक्स है 4C0, ये हो गई 4C1, ये हो गई 4C2, ये हो गई 4C3 और ये हो गई 4C4। ठीक है ना। आपको पता ही होगा कि NCN की वैल्यू हमेशा 1 होती है और NCN इक्वल टू NC0 के बराबर होता है। ठीक है ना। बाइनोमियल में आपको ध्यान रखा, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा हुआ है कि NCR की वैल्यू NCN-R के बराबर होती है, ध्यान रखना है। मतलब n में से r माइनस कर दो तो एक ही बात है। ठीक है, NCR निकालो या NCN-R निकालो, एक ही बात है। तो वही काम हो रहा है यहाँ पर। देखो 3C0, अब 3 में से 0 माइनस कर दिया तो 3C3 तो बनेगा, देखो वो आ गया। तो 3C0 3C3 के इक्वल है, 2C0 2C2 के इक्वल होगा। ठीक है ना। ऐसे ही 4C0 का मतलब 4C4 माइनस 0, तो 4C4 ही हो गया, तो 4C4 के इक्वल है। ये 1 है, ये भी 1 है। यहाँ 4C1, देखो 4C1 की वैल्यू 4C4 माइनस 1 के बराबर होगी, तो 4C4 माइनस 1 4C3 हो गया, तो 4C3 और ये भी देखो दोनों इक्वल है 4C1 4C3। ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू हो गई 5C0, ये हो गई 5C1 5C2 5C3 5C4 और 5C5। ठीक है ना। ये 5C5 की वैल्यू हो गई। ऐसे ये 6C1 की वैल्यू हो गई 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 और 6C6। ठीक है बेटा। और ये 7C0 7C1 7C2 7C3 7C4 7C5 7C6 और 7C7। तो बेटा ऐसे ही ये आगे भी चलता जाएगा। अब आगे चलता जाएगा तो इसको हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। तो इनको, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, अब मैं आगे वाला लिख देता हूँ। जो लास्ट वाला था मेरे पास क्या था कि a + x की पावर n। अब बेटा a + x की पावर n के कोफिशिएंट आप अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे। देखो a + x की पावर 7 के कोफिशिएंट आपने लिख दिए, 7C0 7C1 7C2 7C3 7C4। ठीक है ना। हमें पता चल गया कि सिमेट्री लाइन के इधर भी वही और उधर भी वही। तो अब वो जो ना फॉर्मूला आप यहाँ से लगा सकते हो कि NC0, देखो NC0 क्या है हमारे पास, इंडेक्स है n, तो NC0 से शुरू होगा, NC0 NC1 NC2 NC3 NC4। ठीक है ना। NC5 अप टू सो ऑन। कहाँ तक चलता जाएगा, ये कहाँ तक चलता जाएगा, जब तक नीचे वाला नंबर ऊपर वाले के बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। तो इनको कहते हैं हम बायनोमियल कोफिशिएंट। ध्यान रखना है कि दीज आर द बायनोमियल कोफिशिएंट। वैसे तो बायनोमियल कोफिशिएंट ये भी है, लेकिन ये तो एक पर्टिकुलर नंबर पर निकाल दी हमने। अब ये जनरल वैल्यू हो गई कि n की कुछ भी वैल्यू हो तो आप जो ना बायनोमियल कोफिशिएंट ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इनको कहते हैं हम बायनोमियल कोफिशिएंट, बायनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है बेटा। इनको बायनोमियल कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 और NCN तक जाएगा। दीज आर ऑल द बायनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पास्कल ट्रायंगल, जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है बेटा। और ये आपको बता दिया मैंने कि मैक्सिमम वैल्यू जो बायनोमियल कोफिशिएंट होता है उसमें मैक्सिमम किसकी वैल्यू होगी। ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी, जो कौन सा कोफिशिएंट, बायनोमियल कोफिशिएंट कौन सा ऐसा होगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो आपको पता ही है कि जो मिड में होता है, ठीक बीच में होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर 2 होते हैं तो 2 की सेम होगी, मैक्सिमम तो होगी लेकिन 2 बराबर के होंगे। अगर एक ही मिड टर्म होगा तो इसका मतलब उसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है कि उसकी किसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है कि मैक्सिमम कोफिशिएंट, मैक्सिमम बायनोमियल कोफिशिएंट कौन सा है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है बेटा। देखिए
मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट मैंने आपको बता दी है, NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCN तक, ये सारे क्या होते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है ना? पास्कल ट्रायंगल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि पास्कल ट्रायंगल कैसे कोफिशिएंट बता रहा है आपको। तो ये कोफिशिएंट आपको पता चल जाते हैं पास्कल ट्रायंगल से। और कोई भी a प्लस एक्स की पावर n है तो इसके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं, ठीक है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं बेटा इसके? ठीक है ना, क्या होते हैं इसके? NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू सो ऑन NCN-1 NCN। तो ये NCN तक हमारे पास ये सारे क्या होते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है ना? विच बाइनोमियल कोफिशिएंट हैज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना? कौन सा बाइनोमियल कोफिशिएंट ऐसा होगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी? ठीक है ना? तो देखिए वो आपको निकालना है कि कौन सा बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? वो बीच वाला, कि बीच वाला है कौन सा, वही तो फाइंड करना है आपको। ठीक है बेटा? तो देखिए इसमें दो कंडीशन होती हैं, इफ n इज इवन, n इज इवन। तो आप जानते हो कि अगर इंडेक्स इवन है, इंडेक्स अगर इवन हो गई, मान लो कि ये n इवन है, इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑड होंगे, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि जो इंडेक्स होती है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है। जैसे मान लो किसी की पावर क्या हो, किसी की पावर मान लो 10 है, a प्लस एक्स की पावर 10 है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? 11, एक ज़्यादा होता है ना। तो बेटा इफ़ n इज इवन, अगर n इवन है तो ऑड टर्म्स होंगे, टोटल टर्म्स जो होंगे वो ऑड होंगे। तो अब जब ऑड टर्म्स होंगे तो इसमें जो बीच का एक मिलेगा आपको, दो मिलेंगे? बीच का तो एक ही मिलेगा, क्योंकि ऑड टर्म्स हैं। ठीक है ना? क्योंकि क्या है? ऑड टर्म्स लिखे हुए हैं, तो ऑड टर्म्स हैं, तो बेटा बीच वाला कौन सा मिलेगा? ठीक है, तो मैक्स बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, इफ n इज इवन देन बाइनोमियल कोफिशिएंट हैविंग मैक्स वैल्यू क्या होगा? वो NCN/2 होगा। ध्यान रखना, NCN/2 फॉर्मूला है। अगर आपको निकालना है कि कौन सा बाइनोमियल कोफिशिएंट ऐसा है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो अगर n इवन है तो वो बाइनोमियल कोफिशिएंट वो होगा NCN/2। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, a प्लस एक्स की पावर, मैंने इवन लेना है ना, इंडेक्स को इवन लेना है, इंडेक्स को इवन ले लिया मैंने 6। ठीक है ना? तो अब इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होंगे? बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6, बस यहाँ तक जाएगा। तो अब देखो कितने टर्म्स हो गए, आपको बताया था ना कितने जो पावर कितनी है इसकी? 6 है, इंडेक्स 6 है, तो एक ज़्यादा टर्म्स होता है। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हो गई। अब 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, देखो बीच वाला ये हो गया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। कैसे निकाला हमने? देखो यहाँ n की जगह पर कितना था? 6, तो n की वैल्यू 6 लगा दी ना हमने, तो n की वैल्यू 6 आप यहाँ लगा दो तो कितना हो जाएगा? 6C 6/2, तो 6C3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसे करके आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, मतलब वो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपको मिल जाएगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है बेटा? तो ये हो गया। अच्छा, अगर हमारे पास होता है कि अगर n ऑड होता है, इफ n इज ऑड, अगर बेटा n ऑड है,
एन ऑड है, मान लीजिए कि ए प्लस एक्स की पावर, और ऑड है मान लो 7 है, ऑड मान लिया। अब ऑड मान लिया तो इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट कितने होंगे? 7C0। वैसे नंबर ऑफ टर्म्स देखो ऑड होंगे, इंडेक्स अगर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? इवन होंगे, पता है ना, एक ज़्यादा होता है टर्म्स। तो 7 अगर इंडेक्स है तो इसमें 8 टर्म्स का एक्सपेंशन होगा ये। तो 8 टर्म्स लिखे कैसे जाएंगे? तो 8 टर्म्स के कोफिशिएंट लिख देता हूँ मैं, 7C0, 7C1, 7C2, ठीक है ना, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6, 7C7। देखो ये 8 टर्म्स का एक्सपेंशन हो गया। तो ये तो मैंने केवल कोफिशिएंट लिखे हैं, 7C0, 7C1, दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस एक्स की पावर 7, ठीक है ना, इसके ये बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं। अब मुझे पता चला कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गए, तो इसमें मिडिल टर्म कितने होंगे? तो देखो 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर मैं 4 इधर से छोड़ूँ, 4 उधर से छोड़ दूँ, मेरे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मिड टर्म में 2 आएंगे यहाँ पे, देखो 2 मिड टर्म हो गई, ठीक है। अब मुझे पता है कि इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, 7C3 होगा या 7C4 हो, वादे किए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 7C3 इक्वल टू 7C, 7 माइनस 3 तो वही बन गया 7C4, या 7C4 इक्वल टू 7C, 7 माइनस 4 क्या बन गया? 7C3 बन गया। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है ना, NCR इक्वल टू NCN माइनस R, N में से R माइनस कर दो तो वो नीचे लिख दो आप, ठीक है। तो ऐसे ही 7C3 ये दोनों वैल्यू क्या होंगी? सेम होंगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू भी दे रहे होंगे। अब मैक्सिमम वैल्यू दे रहे होंगे तो n अगर ऑड है तो बाइनोमियल कोफिशिएंट इसके 2 टर्म होंगे, ठीक है ना। मिड टर्म कितने होंगे? 2 होंगे, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कौन सा देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा बाइनोमियल कोफिशिएंट हैविंग मैक्स वैल्यू, क्या होगा बेटा? NC n प्लस 1, NC n माइनस 1/2, एक तो ये होगा, एंड NC n प्लस 1/2, ठीक है ना। 2 टर्म होंगे जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहे होंगे। मतलब अगर n ऑड है तो आप या तो मैक्सिमम के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो या फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। NC n माइनस 1/2 या फिर NC n प्लस 1/2 आप इससे निकाल सकते हो। अगर n इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू आप इस कोफिशिएंट से निकालेंगे, अगर n ऑड है तो मैक्सिमम वैल्यू आप किसी से भी निकालेंगे, ठीक है ना। हैविंग मैक्सिमम वैल्यू दिस एंड दिस, ये दोनों कोफिशिएंट है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है बेटा। तो इतना हो गया। अब यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी, बाइनोमियल कोफिशिएंट NC0, NC1, NC2 दीज आर द बाइनोमियल कोफिशिएंट, इनकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आता है बेटा इसका एक्सपेंशन, बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल का एक्सपेंशन। देखिए अब इसको एक्सपेंशन करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, a प्लस एक्स की पावर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो इसका एक्सपेंशन करने के लिए क्या करेंगे हम? देखो सबसे पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट आपको पता ही है, सिंपल सी बात है, इसका याद करने का सबसे सिंपल सा तरीका है बाइनोमियल थ्योरम। आप इस टाइप से याद करनी है आपको, a प्लस एक्स की पावर n, इस टाइप से याद करते हैं। अब याद करना है तो इसके लिए याद करने का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस बता रहा हूँ कि पावर इंडेक्स कितनी है इसकी? n है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपको पता चल गई, ठीक है ना। क्या होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट? NC0 से शुरू होंगे, NC0, NC1, NC2, NC3, NCn तक जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा NC0, पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट आया NC0। आपको बताया था कि a की जो पावर है, पहला जो टर्म है ना, उसकी पावर n से 0 तक घटेगी। तो पहले क्या आएगी? a की पावर n होगी ना, क्योंकि n से घटेगी, घटती जाएगी, और x की पावर 0 से n तक बढ़ेगी। तो a की पावर तो n होगी, x की पावर 0 हो जाएगी। यहाँ पे x की पावर 0 मुझे लिखना नहीं है क्योंकि 1 होता है, ठीक है। प्लस अगला टर्म NC0 आ गया, काम खत्म हो गया। अब NC0 के बाद NC1, अब a की पावर देखो घटेगी, क्या होगी? a की पावर n माइनस 1, एक घट गई, लेकिन यहाँ x की पावर 0 थी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी? x की पावर 1।
मतलब x की लगातार एक एक पावर बढ़ेगी और a की एक एक पावर कम होगी, बस दूसरा टर्म हो गया। अब तीसरा टर्म बहुत ही सिंपल, क्या है, NC2, देखो NC0 आया, NC1 आया, NC2 आया, NC2 आया तो a की पावर फिर कम होगी, n-1 का कितना हो जाएगा, एक कम होके n-2, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 2। मतलब कहने का ये है कि जो नंबर यहाँ पर है वो x की पावर में जरूर रहेगा। ठीक है, यहाँ से देख लो जो सेकंड टर्म, ठीक है, जो कोफिशिएंट है बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो नीचे वाली वैल्यू है वो x की पावर में जरूर रहेगी, क्योंकि x, देखो अगर a यहाँ होता है x यहाँ होता तो a की पावर में वो वैल्यू रहती, अगर x यहाँ पर है सेकंड टर्म x है तो x की पावर में वही वैल्यू रहेगी जो यहाँ पर चल रही है। ठीक है ना, और इन दोनों का सम देख लो, दोनों का सम n ही होगा, देखो ये n, ये भी n, और इन दोनों का सम भी n। मतलब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि दोनों जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं उनकी पावर्स का जो सम होता है वो उस इंडेक्स के इक्वल होगा हर टर्म में। तो अगला टर्म बता सकते हो, अगला टर्म क्या होगा, NC3, देखो NC2 आया फिर NC3 आएगा, ठीक है, और या फिर a की पावर जो होगी वो क्या होगी, n में से 3 माइनस, ऐसे कर लिया करो, देखो n-2 है या n में से 2 माइनस किया n-2 हो गया, देखो NC n-0 n हो गया, NC n-1 n-1 आ गया, n-2 यहाँ आ गया, n-3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो n-3, ठीक है, या फिर n से घटाते चलो एक एक, या फिर आप जो ना कंफ्यूज हो जाओगे, इससे बढ़िया तो n में से 2 माइनस करो और ये a की पावर लगा दो, जो पहला टर्म है ना उसकी पावर लगा दो, और x की पावर वही रहेगी जो 3 है, तो x की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा और कहाँ तक जाएगा, NCn तक जाएगा, NCn तक जाएगा, और a की पावर n-n होगा, n-n, तो a की पावर तो 0 ही हो गया, और x की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बेटा एक्सपेंशन है आपका बाइनोमियल थ्योरम का, बहुत ही इजी एक्सपेंशन है, इसको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। NC0 से शुरू करो, a की पावर n से एक एक कम करते चलो, x की पावर 0 से n तक बढ़ाते चलो, बस ये हो गया एक्सपेंशन, यही एक्सपेंशन है इसका, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेंशन है। ठीक है, a प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन हो गया बेटा। ठीक है ना, अब देखो ये हो गया हमारे पास NCn, इससे पहले वाला टर्म आपको पता ही होगा क्या होगा, मैं थोड़ा सा आगे लिख दूं इसको, NCn x की पावर n, इससे पहले वाला टर्म होगा NCn-1, ठीक है ना, और a की पावर 1 और x की पावर n-1, ठीक है ना, प्लस बताइए a की पावर जो ना एक एक कम होती जा रही है, तो यहाँ 1 होगी तो फिर यहाँ 0 हो गई, यहाँ n है x की पावर तो इससे पहले वाले में एक कम होगी, और NCn-1 हो गया। अब बेटा क्या करना है, a माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखना है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये हो रहा है कि a माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखना है आपको। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, a प्लस इसको माइनस एक्स ऐसे लिख दूँ ना, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि ये माइनस एक्स को मैंने प्लस करके यहाँ प्लस और माइनस एक्स लिख दिया ब्रैकेट में, कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस x जहाँ जहाँ x है मेरे पास वहाँ पर क्या लगाना है, माइनस एक्स लगाना है, तो a माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन आपके पास आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, कोफिशिएंट वही रहेंगे, NC0 a की पावर n, अब देखो x की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, माइनस NC1 a रेज़ टू द पावर n-1 x, ठीक है ना, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ x की जगह माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब भी माइनस होता है तो अल्टरनेट साइन आता है, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस आएगा, फिर तीसरा वो माइनस आएगा, अल्टरनेट साइन से आपको यूज करना है यहाँ पर। NC2 a रेज़ टू द पावर n-2 x का पावर स्क्वायर, फिर माइनस आएगा NC3 a रेज़ टू द पावर n-3 x की पावर क्यूब, फिर प्लस आएगा अप टू सो ऑन, ठीक है ना। अब इसका लास्ट वाला साइन हमें कैसे पता चले, कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या साइन आएगा। तो हम क्या करेंगे कि लास्ट वाले में हम क्या कर देंगे, हमें n पे डिपेंड कर रहा है ना, ये देखो n पे डिपेंड कर रहा है साइन,
क्योंकि x की पावर n पे तो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि x की जगह पे तो माइनस एक्स लगाना ही लगाना है मेरे को। अब n पे डिपेंड करेगा कि अगर n इवन हुआ तो ये प्लस लास्ट वाला, और अगर n ऑड हुआ तो माइनस। तो मैं क्या करूँगा बेटा कि यहाँ पे -1 की पावर n आगे लिख दूँ, -1 की पावर n आगे लिख दिया, और ये हो गया NCn और x की पावर n। अब डिपेंड करेगा तो ये ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ये माइनस आएगा या प्लस आएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, NCn-1 a की पावर 1 इंटू एक्स की पावर n-1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 की पावर n-1, ये n-1 पर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास a माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, और ये हो गया a प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है ना, अब क्या करना है मेरे को, अब इन दोनों को एक बार मैं ऐड कर लूँ। ठीक है ना बेटा, दोनों को ऐड कर लूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इसको और इसको ऐड करो, क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स की पावर n प्लस a माइनस एक्स की पावर n। ठीक है ना, a प्लस एक्स की पावर n प्लस a माइनस एक्स की पावर n कितना हो गया। देखो इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों सेम है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अल्टरनेट कैंसिल होता जाएगा। तो बेटा ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस तो रहेगा ही, 2 तो बाहर आ गया। ठीक है, तो एक क्या बचेगा, NC0 a रेज़ टू द पावर n, ये कटेगा, फिर ये बचेगा, क्या बचेगा, NC2 a की पावर n-2 x की पावर 2 प्लस NC3 a रेज़ टू द पावर n-4 आ जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा क्योंकि 3 वाला तो कैंसिल ही होना है, 3 वाला कैंसिल होना है। तो NC4 देखो इवन वाले 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, वो आएंगे। ठीक है, x की पावर 4 और प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, जो इवन वाला होगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कहाँ तक जाना है, वो n पे डिपेंड करेगा। तो बेटा ये हो गया इसका एक्सपेंशन, इसकी वैल्यू हो गई। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का एक्सपेंशन आपको दिखाई दे तो ऐसे खोलना है। ठीक है ना, अच्छा अब मैं क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से अब दूसरे को माइनस करना है। तो माइनस करूंगा बेटा, तो ये देखो दिस माइनस लगा दिया, इसमें से माइनस कर दूंगा, ये प्लस हो जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। तो क्या होगा, अब की बार ये कटेगा, देखो ये कट गया, ये कटेगा, ये कटेगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि तो मैंने साइन चेंज कर रखा है। तो क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस एक्स की पावर n माइनस a माइनस एक्स की पावर n इक्वल टू ट्वाइस, तो यहाँ भी आएगा। जब ये कट जाएंगे ये दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, NC1 x की पावर a की पावर n-1, ठीक है ना, x की पावर 1 प्लस NC3, 2 वाला कटेगा, ठीक है ना, NC2 वाला कट जाएगा, NC3 वाला बच जाएगा, a की पावर n-3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस NC5 a की पावर n-5, ठीक है ना, इंटू एक्स की पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास ये एक्सपेंशन यहाँ आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये 2 एक्सपेंशन आपको और पता चल गए, a प्लस एक्स की पावर n प्लस a माइनस एक्स की पावर n, a प्लस एक्स की पावर n माइनस a माइनस एक्स की पावर n। ठीक है ना, अब देखिए इसमें कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बताओ इस टाइप का ये एक्सपेंशन है और इसमें बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ये भी पूछ लेता है। ठीक है ना, तो बेटा अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखिए कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें भी 2 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा कि n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसके, समझ गए ना। क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, आपको ऐसा नहीं है कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर दो दोनों के, ठीक है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कट चुके हैं। ठीक है, और ऐड भी हो गए हैं। जैसे मान लो कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई a प्लस एक्स की पावर 11 प्लस a माइनस एक्स की पावर 11 के नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो आपको ये नहीं कहना कि a प्लस एक्स की पावर 11 में कितने टर्म्स हो गए, 12 तो यहाँ हो गए,
और 12 यहाँ हो गए, तो 12 और 12 कितने हो गए 24। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है ना। ये 12 इसके नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है तो कुछ टर्म यहाँ पर क्या होगा, कटेंगे, ठीक है बेटा। तो मान लीजिए कि इसके जो टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, ये मैंने 11 लिख दिया, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको 5 कर दिया यहाँ पे। अब नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पर इसके एक्सपेंशन खोलूँगा मैं, तो इसके मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख रहा हूँ 5C0, ठीक है ना, समझाने के लिए आपको 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 आएंगे तो और भी, लेकिन मैंने केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट से समझा रहा हूँ आपको कि बाइनोमियल कोफिशिएंट तो यही आएंगे ना, प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5 प्लस। अब सुन, अब इसके एक्सपेंशन लिखूंगा तो इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आएंगे, 5C0 माइनस 5C1, क्योंकि अल्टरनेट साइन आएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना, प्लस 5C2 माइनस 5C3 प्लस 5C4 माइनस 5C5, ठीक है ना। तो ये बन गया मेरे पास। अब देखो क्या क्या कट रहा है इसमें, 5C1 कट गया, 5C3 कट गया है, ठीक है ना, और 5C5 कट गया है, ये कैंसिल हो गए। तो अब देखो ये तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, एक टर्म तो ये हो गया, ये ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, और ये इसके साथ ऐड हो रहा है, ये इसके साथ ऐड हो रहा है, तो केवल 3 टर्म तो बचे आपके पास। जब पावर हमारे पास 5 है, ठीक है, तो कितने टर्म्स बचे हमारे पास, मतलब इस एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे जब हमारे पास पावर 5 होगी, तो इंडेक्स 5 होगी, तो पावर टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म्स बच रहे हैं ना, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इफ n इज ऑड, ऐसे लिखो आप इसको, इफ n इज ऑड देन नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू कितने, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 5, मतलब आपको क्या करना है n प्लस 1/2, ये नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है ना, n प्लस 1/2। दूसरी कंडीशन, इफ n इज इवन देन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर n इवन हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, अगर n इवन है, मान लीजिए कि ये 4 है, आपके पास 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है ना, 4 है तो ये हमारे पास 4 तक जाएगा, 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 तक ही जाएगा, 5C5 तो आएगा नहीं अब, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर जाएगा ये, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, ये हटा दो। तो अब देखिए यहाँ भी अल्टरनेट साइन चलेगा, तो अब क्या कट रहा है, 4C1 कट गया, 4C3 कट गया, कितने टर्म्स बचे, फिर भी 3 बच रहे हैं यहाँ। तो देखो n की वैल्यू 4 है, इवन है, तो टर्म कितने आ रहे हैं, फिर भी 3 आ रहे हैं, तो क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स n/2 + 1, ऐसे, ठीक है ना, इतने टर्म्स होंगे। या फिर मैं n + 2/2 ले सकता हूँ इसको, n + 2/2, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n + 2/2, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही यहाँ पर अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछने हैं आपको, यहाँ पर बताना है कि अगर ये माइनस वाला केस है, ये तो प्लस वाले केस की बात की मैंने, अगर ये प्लस हो रहा है तो n ऑड है तो n + 1/2 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, अगर n इवन है तो n + 2/2 होंगे, ठीक है ना। और अगर ये माइनस वाला केस है तब भी यहाँ पर 2 केस बनेंगे, इफ n इज ऑड, n ऑड है, n ऑड है और माइनस करना है मेरे को, देखो ये माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये माइनस कर दिया, n ऑड है। चलो मैं n इवन के लिए निकाल लेता हूँ पहले, इफ n इज इवन देन नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर n इवन है तो देखो ये तो प्लस ही होंगे सारे,
और माइनस हो रहा है तो इसका मतलब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। बताओ क्या क्या कटेगा। अब इसमें से देखो क्या कट रहे हैं, इसमें कौन से टर्म कट रहे हैं, 4c 0 वाला कट रहा है, 4c 2 वाला कट रहा है और 4c 4 वाला कट रहा है। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 4c1 ऐड हो गया, एक टर्म आ गया, 4c3 वाला 4c3 के साथ ऐड हो जाएगा तो 2 टर्म बचेंगे। अगर 4 है, ठीक है ना, अगर n even है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, n/2, n/2, ठीक है ना। अगर n even है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n/2, ध्यान रखना है माइनस वाले केस में। और अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो मान लीजिए कि अगर मैंने इसमें 5 लगा दिया, 5 कर दिया, 5, ये 5 कर दिया मैंने, 5c1 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, ठीक है ना। और यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ भी मैंने एक एक बढ़ा दिया, 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, ठीक है ना। अल्टरनेट साइन जाएगा, अल्टरनेट साइन जाएगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये हो गया। तो क्या क्या कटेगा यहाँ पे, 5c0 वाला कट जाएगा, 5c2 वाला कट जाएगा, 5c4 वाला कट जाएगा। तो 3 टर्म्स आएंगे यहाँ पे, 3 टर्म्स आएंगे तो क्या हो जाएगा, n+1/2। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n+1/2, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव वाला केस है तो अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, n+1/2। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, n/2, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे कुछ और पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच।